Dr. Nisha Joshi is a highly learned and impactful yoga guru. She is a prime mover of Yoga Ganga, Yogic Scientific and Spiritual Research Foundation, and Nisha Joshi Yoga Academy, felicitated by numerous national and international awards. She has been appointed in the editorial board in various journals and scientific magazines. Some of her qualifications include her achievement as a PhD holder in Yoga and Philosophy, double MA in Yoga and Philosophy, and NET qualified in Yoga. She has organized and has conducted Global Pride Women's Award and honored the person who made contribution in this field. She believes in the tagline, "Everywhere should be peace, health and harmony in the world through yoga and Srimad Bhagavad Gita." क्या हुआ, एक बच्चा सफाई कर रहा था। हमने उससे पूछा कि बेटा आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप सफाई क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है दीदी, तो मैं ये काम करता हूँ ना, तो फिर वो, तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ते? बोले दीदी तो हम एक ही पढ़ सकते, तो मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ। वेरी नाइस। तो हमने पोंते ही क्यों रखा? कुछ और नाम भी, अर्जुन भी रख सकते थे आप। हाँ बिल्कुल, पार्थ भी रख सकती थी, केशव भी रख सकती थी, माधव भी रख सकती थी, कृष्ण भी रख सकती थी। हाँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारी एपिसोड की ये 4th सीरीज है और इस 4th सीरीज में हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। और अगर मैं उनके अचीवमेंट की बात करूं तो अमेजिंग है उनके अचीवमेंट। लोग उन्हें माँ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है इस दुनिया में, और उसका अगर किसी व्यक्ति को दर्जा मिल रहा है, माँ का दर्जा मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे अचीवमेंट उसकी जगह फेल है। तो आइए हम उस स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर निशा जोशी जी, जिनका योग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मैंने बहुत हमारी टीम ने भी रिसर्च की है आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि सर अमेजिंग, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति हैं। सो थैंक यू सो मच पहले तो आपको कि आपने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए समय दिया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो अपने हमारे व्यूअर को आप बताएंगे, इसके बाद हम हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। किस चीज का शॉर्ट इंट्रो? आपके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। चूंकि मेरा नाम निशा जोशी है और मैं PhD उपाधि से, मतलब उपाधि मुझे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से प्राप्त है। योग मतलब हठ योग और राजयोग में मुझे दर्शन विषय में PhD प्राप्त हुई है, योग दर्शन में प्राप्त हुई है। और चूंकि मेरा इतना ही परिचय है कि अब मुझे बच्चे माँ कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कोई परिचय देना चाहिए। एक टीचर के रूप में मैंने यात्रा अपनी शुरू की थी और अब मैं गुरु माँ के रूप में जानी जाती हूँ, शब्द नहीं कह सकती, मानी जाती हूँ, बच्चे मानते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है जानने में और मानने में ये अंतर है। तो जीवन का सबसे बड़ा जो आपकी उपाधि होती है, जो आपकी उपलब्धि होती है, वो कोई PhD या कोई अवार्ड नहीं होता है, वो तो सब क्षणिक है, यहीं रह जाएगा। और जो वास्तविक उपाधि है वो है आपका लोगों से प्यार। लोग आपको या जो आपसे जुड़ता है वो आपको कैसे प्यार करता है और आप उन्हें कैसे प्यार करते हैं। अपने कर्मों को आप कैसे करते हैं, जिन कर्मों को आप निष्काम भाव से करते हैं वही आपकी पहचान बनता है और वही आपकी महानता और आपकी उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है। तो मुझे लगता है मुझे अपना परिचय इतना ही देना चाहिए, और बाकी मुझे थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगता है अपने बारे में बोलना, क्योंकि मैं खुद क्या ही बोलूंगी। एग्जैक्टली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ये या योग में आप प्रोफेशनली या बोल सकते हैं कि आप प्रोफेशनली कब से काम कर रहे हैं? 2010 से मेरी शुरुआत हुई थी
मतलब Okay. शुरुआती दौर में मैंने बहुत टाइम तक फ्री ही पढ़ाया और खैर अब तो मैं पूरा ही फ्री पढ़ाती हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ मिशन कौनते करके आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए कोर्स चलता है, जिसमें Okay. बच्चे वो बच्चे जिन्हें जो एक तरह से हम बोले कि एक ऐसा वर्ग जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और उनके पास संसाधन नहीं है, तो योग एक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का साधन भी है कि आप योग शिक्षक बनते हैं तो आपसे लोग योग करते हैं, उसके लिए आपको एक फीस मिल जाती है। अगर वो फीस मिल जाए बच्चे को तो उसकी वो जो आगे की पढ़ाई है, एमबीबीएस करना है, उसे आईएएस करना है, आईपीएस बनना है, इनकी कोचिंग बच्चा कर नहीं पाता, इनकी पुस्तक बहुत महंगी आती है, तो वो पढ़ेगा कैसे? सही। तो फिर वो पढ़ाई छूट जाएगी। तो इससे मैंने सोचा कि हम क्यों ना शिक्षा को एक नया आयाम दें। तो योग टीचर ट्रेनिंग मैंने शुरू किया, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और जीविकोपार्जन का साधन बना करके वो अपनी आगे की शिक्षा को भी पूरा कर सकते हैं और आगे वे अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं और एक अच्छा सम्मान, एक दर्जा प्राप्त कर सकते हैं समाज में। सो ये जो योगा की क्लासेस चलती है, इसमें सिर्फ आप टीचर्स जो सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं उन्हीं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या इंडिविजुअली मेरे तरह जैसे व्यक्ति मुझे योग हर कोई हमारे यहाँ योग का बच्चे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा है। कुछ मास्टर्स बच्चे हैं किसी कॉलेज संस्थान से, अलग अलग संस्थानों से, यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन 90% बच्चे योगा फील्ड के नहीं हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। मतलब योगा की ओर अब अवेयरनेस आ रहा है, योग की और अवेयरनेस आ तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है लाने की आवश्यकता ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी भी योग की आवश्यकता है और अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। जी हाँ, मुझे लगा था कोविड टाइम से आ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से वही दौर चालू हुआ। मतलब लोगों ने अपनी जीवन शैली को भौतिक रूप पे ज्यादा ले लिया, वापस से वही विलासिता, उसी दौड़ भाग में लग गए, उसी भौतिक युग में, मशीनीकृत युग की उस भाग में लग गए। तनाव, मुझे लगता है कि तनाव युक्त जीवन वापस से उनका शुरू हुआ और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि जिन कारणों से कोविड ने प्रवेश किया था, आवश्यकता है योग को ले आए हम जीवन में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी योग वापस भूलने लगे लोग। अवेयरनेस आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतने प्रतिशत आई है कोविड के बाद जो आनी चाहिए। जी एग्जैक्टली। एक चीज और, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में एक रेज होता है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि योगा के कोई 2 फायदे हमारी लाइफ में हो सकते हैं तो आप क्या आंसर करेंगे? देखिए, योग के 2 नहीं 100 फायदे हैं। एग्जैक्टली। अगर मेजर की बात करेंगे, 2 सबसे बड़े फायदे हैं तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोगों से बचाव कर देगा। और अगर रोग हो गया, हम शारीरिक स्तर पर, व्याधि के स्तर पर बात कर रहे हैं, आदि के स्तर पर भी कार्य, आदि यानी मानसिक रोग, तो शारीरिक रोगों से आपका बचाव भी करता है और निवर्तन यानी उससे आपको बाहर भी निकालता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। आजकल हम देखें कि मानसिक व्याधियां बहुत ज्यादा, मतलब आदि के मानसिक रोग बहुत ज्यादा हो गए। डिप्रेशन, एंजाइटी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। विशेषतः युवा वर्ग को मैंने देखा है कि एंजाइटी, फियर, इन सब चीजों में ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय में योग में प्राणायाम या ध्यान जैसी विधा अगर एक युवा या फिर किसी भी वर्ग का व्यक्ति विशेष अपनाए, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी में या फ्रस्ट्रेशन में या कुंठा में, है ना, या आत्महत्या जैसे प्रयास हो, आत्महत्या भी हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो सब में बचाव आता है। ये 2 बहुत मेजर फायदे। और उसके अलावा तो हमने कहा कि आप जितना पूछेंगे उतने फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि हेल्थ के चारों डायमेंशन पे सिर्फ एकमात्र योग ही कार्य करता है। बाकी आप किसी भी पैथी में जाएंगे यदि, तो वो एक कार्य करती है ना। हम योग में एक आसन लगाते हैं, उसके हमारे पास कम से कम 20 से 25 बेनिफिट होते हैं। हम एक बीमारी के लिए कार्य करते हैं, मान लीजिए ध्यान हमें शांति के लिए चाहिए, लेकिन ध्यान आपके ब्रेन को रिलैक्स भी करता है, आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी सहज करता है, मतलब बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपकी बॉडी के लैक्टिक एसिड को भी मतलब बढ़ने, एक कहते हैं ना कि बड़ा सब चीजें होम्योस्टेसिस की स्थिति शरीर की लाना, उस स्थिति में योग लेकर के आता है या ध्यान लेकर के आता है। तो करने का उद्देश्य, हमारा प्रयोजन भले एक रहा हो, लेकिन उसके लाभ अनंत होते हैं। तो योग के कई लाभ हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो, योग करने के कई लाभ होते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक नेगेटिव हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है किसी चीज का, तो उससे पूरी बॉडी को असर पड़ता है। उसी प्रकार एक पॉजिटिव काम करते हैं तो पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं योग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे जीवन में। उसी तरह अगर मेडिटेशन की बात करें, तो अगर दोनों की बात करें तो आप किसे ज्यादा प्रेफर करेंगे लोग? मैं आपको एक बात स्पष्ट करती हूँ, योग के अंतर्गत ध्यान आता है। एग्जैक्टली। ध्यान अलग, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। योग ना कि योगा। 1-2 बार मैंने भी योगा बोल दिया। योग में क्या होता है, उसके हम बोल सकते हैं कि योग के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी
साधनाएं हैं या ऐसे डायमेंशंस हैं या फिर ऐसे साधन हैं जिनसे हम अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास कर सकें। तो ध्यान आपका पूर्ण विकास कर सकता है। मतलब योगा का पार्ट है या उसके अंदर है मेडिटेशन? योग के अंतर्गत जैसे यम, अष्टांग योग की अगर हम पतंजलि जी का नाम आपने सुना होगा, रामदेव जी से बहुत ही प्रसिद्ध हुए महर्षि पतंजलि, तो उन्होंने अष्टांग योग बताया था। उसमें यम पहले सीढ़ी बताई थी, फिर नियम बताया था। मतलब जो यम करेगा उसके बाद वो नियम पर आएगा, फिर ही वो आसन के लिए पात्र है। और आसन में स्थिरता आ गई है, सुखवाहता आ गई है, दृढ़ता आ गई है, तब आप प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम की संसिद्धि अच्छी हो गई है, प्रणस्य आयामिति प्राणायाम। आप प्राणायाम में अच्छी स्थिति तक आ गए हैं तो धारणा, फिर इसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार की अवस्था, यानी इंद्रियों का संयम कीजिए। फिर प्रत्याहार के बाद आएगी धारणा, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, और फिर आएगा आपका ध्यान, और फिर आएगी समाधि अगर चाहिए तो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। अच्छा, सूर्य नमस्कार भी उसी में ऐड है या सूर्य नमस्कार सब योग के अंतर्गत? सब योग के अंतर्गत ही आता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि आपने इतने सारे अचीवमेंट्स भी मुझे बताए और ऑलरेडी हम लोगों ने रिसर्च की है, तो आपने योग को ही एज ए प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोफेशन थे आपके उस समय में भी जब आपने स्टडी कर रहे थे, आई थिंक, तो कोई दूसरा प्रोफेशन में भी आप जा सकते थे, लेकिन योग आचार्य ही क्यों बने आप? व्हाट इज द रीजन एक्चुअली बिहाइंड इट? क्या कारण ऐसा रहा कि यार नहीं, मुझे तो सिर्फ योगाचार्य ही बनना है? नहीं, मैं योग आचार्य बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। अच्छा। मैं दर्शन शास्त्र की छात्र रही हूँ, चूंकि शुरुआत से ही फिलॉसफी मेरा मुख्य विषय रहा, और दर्शन के अंतर्गत योग आता है, है ना। तो जब हम योग पढ़ रहे थे तो षड दर्शन के अंतर्गत एक दर्शन, 6 दर्शनों में आस्तिक संप्रदाय में एक योग दर्शन भी आता है। तो जब योग को पढ़ा तो हमें लगा ये व्यवहारिक पक्ष है और बाकी सैद्धांतिक है ना। तो व्यवहार की आवश्यकता इस समय में लोगों की समस्याओं को देखते हुए कि निर्मूलन कर रहा है योग, लोगों को समस्याओं से बाहर भी निकाल रहा है, बीमारियों से भी बाहर निकाल रहा है, जीवन का प्रबंधन भी कर रहा है, कई समस्याओं से निजात दिला रहा है ना, आध्यात्मिक रूप से भी आपकी समृद्धि ला रहा है ना। तो मुझे लगा कि खुद के लिए भी करना चाहिए, खुद के लिए भी मैं अपना अभ्यास करके अपने जीवन को भी समुन्नत कर सकती हूँ। और अगर इसको मैंने अपने करियर तो नहीं कहूंगी, क्योंकि उस समय करियर सोचा ही नहीं था। मुझे लगा सेवा भी करनी है या मुझे इसमें आगे भी बढ़ना है, तो दर्शन में तो मैं हूं ही, तो मुझे एक पक्ष ले लेना चाहिए, दर्शन का भी एक विषय जिसमें पारंगतता आनी चाहिए, विशेषता, स्पेशलिटी होना चाहिए जी। तो मैं जब इसी भाव से दर्शन के साथ योग में रही, तो योग से लोगों को लाभ प्राप्त करते हुए जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मैंने अपना भी लाभ और कई प्रकार से अपने आप को उन्नत होते हुए पाया। और मुझे लगा कि जब समुन्नति इसमें है तो क्यों ना योग को, लोगों को, दूसरों को भी करवाया जाए। एग्जैक्टली। तो इस कारण से योग मेरे जीवन में प्रवेश बहुत किया। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक थॉट था कि मेरा विकास तो हो, साथ में लोगों का भी विकास। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज एक्चुअली थिंग। वेरी नाइस। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शायद हम लोग रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान हमने पाया कि आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, जी। उसमें शायद अलग अलग थीम पर, जैसे कौनते ऐसे करके थीम पे भी आप एक मिशन चलाते हैं, सो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मिशन कौनते भी मेरे जीवन में योग जैसे ही रहा, जैसे योग का प्रवेश हुआ ऐसे मिशन कौनते का प्रवेश हुआ। ये भी एक छोटी सी हम बोलें कि घटना थी एक बच्चे की, कि एक नहीं कई सारे बच्चे मैंने अपने शिक्षण जीवन में, शैक्षिक जीवन में देखे कि मैं जब शिक्षक हूँ तो मैंने देखा बहुत से बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और उस कारण से उनकी उच्च शिक्षा, जैसे मैं एक जगह भोजन करने गई थी, तो वहां क्या हुआ, एक बच्चा सफाई कर रहा था। हमने उसे पूछा कि बेटा आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप सफाई क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति पढ़ सकता है दीदी, तो मैं ये काम करता हूँ ना, तो फिर वो, तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ते? बोले दीदी तो हम एक ही पढ़ सकते, तो मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूँ। वेरी नाइस। तो हमने सोचा कि अगर ये बच्चा सफाई कर रहा है, तो हमने कहा कितना पैसा मिलता है? बोले 7,000 रुपया मिलता है, और कोई टिप दे जाता है तो हमें और ऊपर मिल जाता है। ओके। अब यात्रा यहीं से, आपके अंदर तो वो दर्शन और योग का समन्वय है, तो हमारा दार्शनिक चिंतन चला, और एक समस्या पर हमारा ध्यान गया कि ये समस्या युवाओं की नहीं, ये बहुत सारे वर्गों की भी है, क्योंकि वो शोषित भी हो रहा है। उसका जो आत्मबल है वो धीरे धीरे टूट जाएगा, सही है ना। तो हमने सोचा कि हम इस वर्ग को उठाएंगे और हम उन्हें पढ़ाएंगे, और शिक्षा
के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से समुन्नत करने के लिए योग शिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, जिसका हमने नाम दिया मिशन कौन थे, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं और टीचिंग में उसका स्किल भी सुधारते हैं, टीचर बनाते हैं और उसकी योग की बारीकियों को उसे सिखाते हैं, जिससे कि बच्चा सीखे और जीविकोपार्जन के साधन के रूप में उसे एक इज्जत और सम्मान के साथ समाज देखे। वो पैसे जब अर्न करेगा तो उसे सर या गुरु बोला जाएगा, और जब वो उस पैसे को कमाएगा तो उस बच्चे का बल देखिए आप, वो आईएएस जब बनेगा बच्चा और जब वो दूसरों को बनाएगा तो सोचिए कि मेरा भारत कहाँ जाएगा। सही है। मेरे भारत को आवश्यकता है युवाओं को उठाने की। तो मुझे बोलते हुए जोश आ गया इस बात को कि मेरा जो मिशन कौन थे वो बहुत छोटा मिशन नहीं है। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ फ्री? ये जवाब है कि फ्री नहीं पढ़ा रही हूँ मैं क्या फ्री पढ़ाऊंगी? भगवान ने मुझे योग्य बना दिया है। मैं बस एक अपनी युवाओं की, अपने साथियों की मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े और उन्हें झाड़ू पोछे बर्तन अच्छा काम है, बुरा नहीं, लेकिन उसके कारण उनकी शिक्षा न छूट जाए, उनकी शिक्षा न छूटे। इस कारण से जब वो योग करेंगे या करवाएंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे, है ना? होम विजिट लेंगे या गार्डन में योग करा रहे हैं तो जो पैसे कमाएंगे तो वो एक सम्मान के साथ अर्थ का अर्जन करेंगे, तो इससे समाज का भी लाभ होगा, खुद का भी लाभ होगा और एक अच्छा क्षेत्र और सम्मान भी वो प्राप्त करेंगे। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा आंसर रहा। मतलब कहीं ना कहीं कोंते जो है वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से एक रम गया, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से। बहुत एनर्जी के साथ आपने आंसर दिया, दैट्स वेरी अमेजिंग थिंग। दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे आपने कोंते रखा, उसका नाम कोंते ही क्यों रखा? कुछ और नाम भी, अर्जुन भी रख सकते थे आप? हाँ बिल्कुल, पार्थ भी रख सकते थे, केशव भी रख सकते थे, माधव भी रख सकते थे, कृष्ण भी रख सकते थे। देखिए कौंते यानी कि कृष्ण के अति प्रिय व्यक्ति, है ना? अर्जुन तो दुनिया को पता है, लेकिन कृष्ण के निकट कौन? कृष्ण अगर मैं अपने आप को गुरु पद पे रखूंगी तो मुझे अपने व्यक्तित्व में मेरे परमात्मा की छवि को रखना पड़ेगा। पढ़ाते समय मेरे अंदर स्वार्थ नहीं आना चाहिए। सही है। स्वार्थ आएगा तो मैं कौंते नहीं बना पाऊंगी। अर्जुन को अर्जुन बनना है तो मुझे कृष्ण, मैं तो कृष्ण हो, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को कहाँ स्पर्श, में तो एक सामान्य इंसान। तो मैंने अपने आप को एक पद पे रख दिया कि गुरु पद पे बैठना है यदि मुझे, तो मुझे अर्जुन को कौंते बनाना होगा। यानी अपने प्रेम को देना होगा, उसे सहेजना होगा, उसे दुलार देना होगा, उसे समझाना होगा, उसे शिक्षा देनी होगी और उसे ये बताना होगा कि जब जब युद्ध होगा तब तब गांडीव तेरा अस्त्र नहीं है, तेरा शस्त्र और अस्त्र तेरा आत्मबल है। तो आत्मबल का विकास करने के लिए इस मिशन का नाम था मिशन कौंते। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको युद्ध करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ हथियार की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ हथियारों की जरूरत है। एग्जैक्टली। मतलब आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा विपन्स है आपके साथ, मुझे नहीं लगता है ना? जी एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे शायद हमारी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि बच्चे आपको माँ कहते हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बच्चे माँ क्यों बोलते हैं आपको? और इवन एक सेकंड है, इवन मैंने कई इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस को पुट अप करते हुए लोगों को देखा है, वही आपसे यही क्वेश्चन करते हैं, आपको माँ क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर थोड़ा सा आप ब्रीफली में देंगे हमें कि क्यों ऐसा है? मुझे लगता है माँ की जो भावना है वो तो बच्चों में आती होगी, क्योंकि माँ एक महान शब्द है और इस युग में कोई किसी को माँ कह नहीं सकता। पहले परंपरागत जो मेरे शिष्य हुए वो मुझे माँ कहते थे। उन्हें देख करके जब कौंते मिशन के बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि उनको भी लगने लगा कि शुरू में वो मैम ही बोलते हैं, है ना? फिर धीरे धीरे उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो माँ है, ये माँ है। तो हमें, और हम जब माँ सुनते हैं तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा प्रसाद कृष्ण का क्या हो सकता है। कि अपना बच्चा तो आपको माँ कहता है, लेकिन अगर कोई और आपको माँ कह दे तो ये पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न के समान। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो दोस्तों, आपने अभी सुना है कि इन्हें माँ क्यों कहते हैं। वाकई में माँ बहुत बड़ा शब्द है और ये किसी सम्मान से किसी चीज है ना? सो कहीं ना कहीं लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो मैडम जो मिशन चला रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मुझे नहीं लगता कि इंदौर में ऐसा कोई मिशन चल रहा होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने सुनी अभी तक। एक क्वेश्चन और मेरा लास्ट में है जो मैं अपने व्यूवर्स को, अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे व्यूवर्स को, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे योग के माध्यम से? देखिए, योग नियमित अपने जीवन में अपनाइए।
योग आपका स्वास्थ्य का संवर्धन तो करता है, लेकिन जब आत्मिक बल की बात आती है, मैंने कहा कि आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। आप कितने ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ। तो जब मैंने अर्जुन को देखा, मतलब जब मैंने पढ़ा और मंथन और चिंतन दोनों किया गीता के ऊपर, तो मैंने पाया कि अर्जुन के पास शस्त्र भी है, अस्त्र भी और दिव्यास्त्र भी है ना, और स्वयं कृष्ण भी है। फिर भी क्या टूटा? कहीं ना कहीं विषाद आया। आत्मबल को थोड़ा सा नीचे होता हुआ पाया उन्होंने, कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, वो एक द्वंद में आ गए। तो मुझे लगता है कि योग आपको उन द्वंद्वों से बाहर लाने की एक कला है, और एक प्रकार का वो विज्ञान है जो आपके शरीर का, मन का संवर्धन यानी स्वास्थ्य का संवर्धन भी करता है। और अगर यदि आप बीमार हैं तो वो आपको बाहर भी ला सकता है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो इस देश को सोच भी नहीं सकते कहां तक हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हम बीमार हैं तो युद्ध को जीत नहीं सकते। युद्ध जीतने के लिए मरने से युद्ध नहीं जीता जाएगा। बीमार अगर हम होंगे तो युद्ध नहीं जीता जाएगा। युद्ध जीतने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हर तरह से, हर तरीके से। दैट्स एन अमेजिंग। बहुत अच्छा। और एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट में, जो व्यूवर्स हैं उन्हें आप योग के बारे में क्या बताएंगे कि आप योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब नहीं कर रहे हैं उनका तो ठीक ही है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने के लिए सोचते हैं, विश रखते हैं कि यार मुझे करना चाहिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक चीज और, हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं वो सारे यंगस्टर हैं, है ना? तो यंगस्टर को एज ए मैसेज के तौर पे, एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे आप योग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यंगस्टर को यही बात कहना चाह रही हूँ कि विवेकानंद जी ने एक सपना देखा था, है ना, कि युवा ही देश का भविष्य है। और आप भविष्य तब हो सकते जब आप स्वस्थ हैं, जब आप फिट हैं, है ना। सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता, या स्वस्थ होना नहीं होता है। आपको मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रबलता की आवश्यकता है। आपको अपनी संस्कृति की ओर आने की आवश्यकता है। अपने भारत भारती के प्रति वो भाव रखने की आवश्यकता है जो आपको अपने राष्ट्र से, इस राष्ट्र को जगत गुरु बनाने की क्षमता रखता है, और वो युवाओं के पास ही है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों को श्रेष्ठता से कर पाएंगे, और इस देश के लिए कुछ नए आविष्कार कर पाएंगे, देश को कुछ दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो स्वप्न हम सब देख रहे हैं मिलकर के, कि हमारा भारत फिर से जगत गुरु बने, तो जगत गुरु बनाने में युवाओं की जो भूमिका है वो महती होगी। इसलिए आप आज से ही योग शुरू करिए, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ भी जी, तो स्वास्थ्य के चारों आयामों को आप प्राप्त करेंगे। और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्यों को, अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत हेल्दी लाइफ चाहिए आपको। जो 4 डायमेंशन मैडम ने बताए कि अगर आपको चारों डायमेंशन में विजय पाना है, या आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना है, देखो कोई मेंटली फिजिकली स्वस्थ है इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। मेंटली भी उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली भी उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, सोशली भी उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, वही एक स्वस्थ व्यक्ति है। सो मैडम से बात करके बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने पर्सनली सीखी, और आशा है कि हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।